आज हम उस कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जो एक सदी से भी ज्यादा पुरानी है। कहानी एक ऐसे क्षेत्र की जो लगातार उथल-पुथल, युद्ध और अस्थिरता का केंद्र रहा है, यानी मध्य पूर्व। तो सवाल ये उठता है कि आखिर दुनिया का ये हिस्सा हमेशा इतने संघर्ष में क्यों रहता है? क्यों यहाँ से अक्सर युद्ध और तनाव की ही खबरें आती हैं? देखिए, इसके जवाब काफी जटिल हैं, लेकिन इन सब की जड़ें एक ही जगह पर जाकर मिलती हैं। जी हाँ, एक सीक्रेट मैप, एक ऐसा नक्शा जिसने पूरे इलाके की तकदीरी बदल कर रख दी और उन संघर्षों की नींव डाली जो आज एक सदी बाद भी जारी हैं। तो चलिए, इस नक्शे की कहानी को ही समझते हैं। प्रथम विश्व युद्ध से पहले की बात है। मध्य पूर्व का ज्यादातर हिस्सा तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य के कंट्रोल में था। सदियों तक ऑटोमन साम्राज्य ने राष्ट्रवाद को पनपने नहीं दिया, जिस वजह से कई अलग अलग ग्रुप्स एक साथ रहते तो थे, लेकिन युद्ध ने सब कुछ बदल दिया और यूरोप की ताकतों ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया। इस पूरी कहानी का जो ओरिजिनल सिन है, वो है 1916 का साइक्स-पिकॉट समझौता। ये एक गुप्त सौदा था। ब्रिटेन और फ्रांस के डिप्लोमैट्स ने मिलकर सिर्फ अपने फायदे के लिए मध्य पूर्व को कागज पर ऐसे बांट दिया जैसे कोई केक हो। उन्होंने इस बात की जरा भी परवाह नहीं की कि जमीन पर कौन लोग रहते हैं, उनका धर्म क्या है या उनकी संस्कृति क्या है। और बात यही नहीं रुकी, मामला और भी ज्यादा उलझ गया, क्योंकि ब्रिटेन एक ही वक्त पर 3 अलग-अलग और एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे वादे कर रहा था। पहला, फ्रांस के साथ मिलकर इलाके को चुपचाप बांटने का वादा। दूसरा, अरबों से ये वादा कि अगर वो ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ बगावत करेंगे तो उन्हें एक बड़ा आज़ाद अरब देश मिलेगा। और तीसरा, यहूदी समुदाय से फिलिस्तीन में एक घर का वादा। मतलब ये एक ऐसी डिप्लोमैटिक खिचड़ी थी जिसका नतीजा सिवाय तबाही के और कुछ नहीं हो सकता था। तो असल में बदला क्या था? देखिए, ऑटोमन साम्राज्य विलायत के जरिए शासन करता था, जो बस प्रशासनिक इलाके थे, उनका जातीयता से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन यूरोपियन ताकतों ने इन्हीं पुरानी लाइनों को आधार बनाकर ऐसे बनावटी देश बना दिए जिन्होंने अलग अलग पहचान वाले समूहों को जबरदस्ती एक साथ कर दिया। जाहिर है, ये एक बहुत ही अनस्टेबल मॉडल था। और इस नए नक्शे के जो नतीजे हुए वो बहुत ही भयानक थे। इराक को 3 बिल्कुल अलग अलग प्रांतों को जोड़कर बना दिया गया। सीरिया में भी कई अलग अलग ग्रुप्स को एक देश में बांध दिया गया और करीब 4 करोड़ कुर्द लोगों को बिना किसी देश के छोड़ दिया गया, जो आज भी 4 अलग अलग देशों में बटे हुए हैं। और हाँ, फिलिस्तीन पर किए गए वो उल्टे सीधे वादे, उन्होंने उस संघर्ष के बीज बो दिए जो आज तक चल रहा है। अब जैसे ही ये बनावटी बॉर्डर खींचे गए, एक ऐसी चीज की खोज हुई जिसने इस आग में घी डालने का काम किया। एक ऐसी खोज जिसने इस पूरे इलाके का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया, और वो थी तेल की खोज। और वजह बिल्कुल साफ है। मध्य पूर्व में दुनिया का लगभग आधा तेल भंडार मौजूद है। इस एक खोज ने ये तय कर दिया कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इस इलाके के मामलों में हमेशा दिलचस्पी लेती रहेंगी और दखल भी देती रहेंगी। चलिए, इराक का ही उदाहरण देख लेते हैं। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक बनावटी देश बनाया गया जिसकी नींव में ही अस्थिरता भरी हुई थी। इराक को 3 बिल्कुल अलग अलग ऑटोमन प्रोविंसेस से जोड़कर बनाया गया था। दक्षिण में शिया अरब, बीच में सुन्नी अरब और उत्तर में सुन्नी कुर्द। इन समूहों का इतिहास, इनकी पहचान, सब कुछ अलग था। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था। देश का सारा तेल उन्हीं इलाकों में मिला जो शिया और कुर्द लोगों के थे, जबकि सत्ता एक अल्पसंख्यक समूह के हाथों में थी। मतलब एक ऐसा फॉर्मूला तैयार हो गया था जो अंदरूनी कलह और संघर्ष की गारंटी देता था। जिस पल ये नक्शा बना, उसी पल से इसे मिटाने या फिर से बनाने की कोशिशें भी शुरू हो गईं। कई नेताओं और आंदोलनों ने इन लकीरों को चुनौती दी है। और पहली बड़ी चुनौती आई फिलिस्तीन को लेकर किए गए उन्हीं झूठे वादों से। 1947 में जब संयुक्त राष्ट्र ने विभाजन का प्लान बनाया तो युद्ध छिड़ गया, जिसके बाद 7 लाख फिलिस्तीनियों को अपना घर छोड़ना पड़ा, जिसे वे नकबा यानी आपदा कहते हैं। इसके बाद आए गमाल अब्देल नासिर जैसे राष्ट्रवादी नेता। उनका एक बड़ा सपना था, इन औपनिवेशिक लकीरों को मिटाकर एक महान अरब देश बनाना। और स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण करके उन्होंने दुनिया को अपनी ताकत का एहसास भी कराया। सद्दाम हुसैन ने भी इन लकीरों को मिटाने की कोशिश की, लेकिन हिंसक तरीके से।
उन्होंने पुराने ऐतिहासिक दावों का सहारा लेकर कुवैत पर हमला कर दिया। उनका मकसद था इलाके के तेल पर कब्जा करना और अरब दुनिया का नेता बनना। और हाल के सालों में आईसिस जैसे संगठनों ने इस साइक्स-पिकॉट लाइन को मिटाने की सबसे कट्टर कोशिश की। उनका ये बयान साफ दिखाता है कि उनके लिए ये नक्शा औपनिवेशिक विरासत का कितना बड़ा और घिनौना प्रतीक था। तो इन सब का आज क्या मतलब है? हम आज कहाँ खड़े हैं? ये सब हमें आज के मध्य पूर्व को समझने में कैसे मदद करता है? सच तो ये है कि आज हम न्यूज़ में जो भी सुर्खियां देखते हैं, चाहे वो कोई भी संघर्ष हो, उनकी जड़ें कहीं ना कहीं 1 सदी पहले रेत में खींची गई उन्हीं लकीरों से जुड़ी हैं। अतीत आज भी जिंदा है और वर्तमान को लगातार प्रभावित कर रहा है। तो इस पूरे कहानी से क्या सबक मिलता है? इस नक्शे की विरासत क्या है? विरासत है ऐसे देश जो अंदर से बटे हुए और अस्थिर हैं। विरासत है कुर्दों जैसे करोड़ों लोग जिनके पास अपना कोई देश नहीं है। विरासत है पहचान और तेल पानी जैसे कीमती संसाधनों पर कभी न खत्म होने वाले झगड़े। और विरासत है बाहरी शक्तियों का लगातार हस्तक्षेप। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जब किसी क्षेत्र की पहचान ही बाहरी ताकतों द्वारा खींची गई लकीरों पर टिकी हो, तो क्या वो कभी इन लकीरों को पार करके शांति के लिए अपना खुद का कोई नक्शा बना सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद भविष्य ही दे पाएगा।